तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तफसील बता दो, गुलरहमान ने कहा। समीना चंद में खामोश रही। फिर उसने बाग वाले मकान से बात शुरू की। उसने यही कहानी सुनाई थी कि बुढ़िया के बेटा रात को अपने दो दोस्तों के कमरे में घुस आया था और पहले मैं की बार पर उनमें झगड़ा हो गया था। वो मौके से फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ दिया। उस शामुन्ना नजीरुद्दीन जो अपनी बेटी को पुलिस चौकी से ले आया, लेकिन चौकी के इंचार्ज उमर खान ने उसे दीदल इल्जामात के तहत रोक लिया और फिर रात को वो उसे जेल की कोठरी से निकालकर अपने कमरे में ले आया और उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। इसी दौरान कुछ लोगों ने चौकी पर हमला कर दिया। वो गालबन उन दो कैदियों के साथ ही थे जो पहले जेल में बंद थे। वो लोग कत्ल गारत करके अपने आदमी को छुड़ा कर ले आए। वो खौफजदा होकर पुलिस की चौकी से भाग निकली। सड़क पर पहुंची तो गुलरहमान वगैरह मिल गए। वो इसकी रिहाई के सिलसिले में पुलिस चौकी के इंचार्ज से बात करने आ रहे थे। सुरचाल मालूम होने के बाद वो लोग इसे साथ लेकर वापिस आ गए। गुलरहमान और मुल्ला नसीरुद्दीन तारीफी नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे। समीना ने एक बड़ी खूबसूरत कहानी घर डाली थी। इन्होंने भी पुलिस कमांडर को गालबन कोई ऐसी ही कहानी सुनाई थी और इसलिए उनके चेहरों पर कतरे इत्मीनान था। पुलिस कमांडर समीना से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और समीना बड़े पूरी इत्मीनान लहजे में जवाब देती रही। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस कमांडर उठकर खड़ा हो गया। मैं अगर चाहूँ तो तफ्तीश के लिए तुम्हें हिरासत में ले सकता हूँ, लेकिन मलिक फरीद की मेहमान हो इसलिए मैं तुम्हें हिरासत में नहीं ले रहा। लेकिन तुम मेरी इजाजत के बगैर बराकी से वापस नहीं जाओगी। शहर के हदूद से बाहर नहीं निकलोगी। तफ्तीश के लिए हमें किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। कमांडर अहमद शाह ने कहा, मैं अपने मेजबान की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मुतमईन रहो। जब चाहो मुझे अपनी तहवील में ले सकती हो, समीना ने जवाब दिया। पुलिस कमांडर वापस चला गया और वो लोग उस ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर बहस करने लगे। सूरत-ए-हाल बड़ी पेचीदा थी। उन्होंने तय कर लिया कि दोपहर का खाना खाते ही वो लोग बराकी के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर यहाँ रहे तो मजीद कोई परेशानी पैदा हो सकती थी। दोपहर उन्होंने खाना खाया और 3 बजे जीप पर सवार होकर बराकी के लिए रवाना हो गए। फासला कितना था, सिर्फ 2 मील। उन्हें शहर पहुंचने में 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मलिक फरीद का हवेली नुमा मकान शहर के दूसरी तरफ नवा में वाक़ था। वहां पहुंचने में 4 मिनट और लग गए, लेकिन वहां पहुंचकर यह सनसनी खेज इंकशाफ हुआ कि मलिक फरीद तकरीबन 1 घंटा पहले काबिल जा चुका था। उसकी वापसी 3 दिन बाद होगी और वो अपने आदमियों को ये पैगाम देकर गया था कि शायद उसकी वापसी का इंतजार करे। समीना गहरा सांस लेकर रह रही। इधर मलिक फरीद का ये पैगाम ना भी मिलता तो उनके पास इंतजार के सिवा कोई चारा न था। हवेली बहुत बड़ी थी। दीवारें किसी कले की फसील की तरह थी। दरमियान में बहुत वसी और अरीज मैदान था जहाँ कोई बड़ा कारवां पड़ाव डाल सकता था। लंबे चौड़े लान थे, फूलदार दरख्तों की भी बहुतात थी। हवेली के एक तरफ घोड़ों का स्तबन था जिसमें तकरीबन 1 दर्जन घोड़े मौजूद थे। हवेली की देखभाल के लिए कई नौकर चाकर थे, जिनमें 2 खवातीन भी थी। उन्हें मुख्तलिफ कमरे दे दिए गए। समीना और शाबरी को एक अलग कमरा मिला था जिसके फर्श पर बहुत दबीज कालीन बिछा हुआ था। जहाँ उन्हें कई रोज बाद नहाने का मौका मिला। समीना बाथरूम देखकर हैरान रह गई। बस ये बाथरूम में 5 फुट की बुलंदी तक टाइलें लगी हुई थी। नहाने का एक खूबसूरत टब था और एक दीवार पर अवेदा शीशे वाली एक कैबिन में तरह तरह के लोशन, क्रीम और सेंट रखे हुए थे। समीना नहाने के बाद ही कपड़े पहनकर बाथरूम से निकल आई। शाहबारी नहाने के लिए गई तो समीना ने एक खूबसूरत अलमारी खोल ली और उसे देखकर हैरत हुई कि उस अलमारी में जनाना मलबूसात टंगे हुए थे। उनमें यूरोपी तराश के भी थे और कबायली भी। समीना ने बड़ी बेतकल्लफी से एक कबायली जोड़ा निकाल कर पहन लिया। कुछ देर बाद शाहबारी बाथरूम से निकली तो उसे देखकर फिर तकसी गई। फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ओह, मालूम होता है कि चंद मिनट में ही तुमने इस कमरे की तलाशी ले ली है। वो बोली, तलाशी तो नहीं ली, बस यूं ही गैर इरादी तौर पर ये अलमारी खोल ली थी। समीना ने अलमारी की तरफ इशारा किया। इसमें जनाना कपड़े देखकर सोचा एक जोड़ा मैं भी इस्तेमाल कर लूं। वैसे ये बात तय है कि ये कमरा किसी खातून का ही है, मलिक फरीद की बेटी का होगा। शाहबारी ने जवाब दिया। उसकी बीवी का तो इंतकाल हो चुका है। एक बेटा है जो अमेरिका में जेर तालीम है। 2 बेटियां हैं, एक शादीशुदा है और अपने शोहर के साथ पेरिस में रह रही है। दूसरी बेटी सुना है काबिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। आजकल तो काबिल शहर का बहुत बुरा हाल है। तमाम स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। मलिक फरीद की बेटी पता नहीं काबिल में है या कहीं और गई हुई है। ये कमरा उसी का होगा। वो अक्सर यहाँ आती रहती है। अगर उसने यहाँ आकर मुझे अपना लिबास पहने हुए देख लिया तो नाराज तो ना होगी? समीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, शाहपरी ने कंधे उचका दिए। फिर सोच रही हूँ कि एक उसका जोड़ा मैं भी पहन लूं। मेरे कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। क्यों नहीं, इन कपड़ों की इस्तेमाल से मैं कौन रोक सकता है? समीना ने कहा और जड़ से अलमारी खोल दी। वो कितनी देर तक अलमारी में हैंगरों पर टंगे हुए कपड़ों को देखती रही। फिर एक जोड़ा उतारते हुए बोली, लो ये पहन लो, ये रंग तुम पर खूब जचेगा। बहुत खूब, शाहपरी ने हल्का सा कहका लगाया। तुम तो कपड़ों पर इंतखाब इस तरह कर रही हो जैसे ये अपने ही बाप का माल हो। अपने बाप का माल ना सही, लेकिन ये कपड़े यहाँ बेकार पड़े। हम इन्हें इस्तेमाल तो कर सकते हैं। लो पहन लो, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। समीना ने ये कहते हुए कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। शाहपरी एक बार फिर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदल कर बाहर आ गई।
समीना उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो जोड़ा शाह परी पर वाकई ही बहुत जच रहा था। 4 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज सुनकर समीना ने दरवाजा खोल दिया। वो मलिक फरीद की एक अधेड़ उम्र मुलाजमा थी। पहले तो वो इन दोनों को देखकर ठिठक सी गई, फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ दी। तुम्हारी बालकन हमें इन कपड़ों में देखकर दराल तो नहीं होगी? समीना ने मुलाजमा की तरफ देखते हुए था। लाला रूह आजकल काबिल में है, अगर वो यहाँ होती भी तो उसे कोई एतराज ना होता, बल्कि वो खुद तुम लोगों की बहुत खिदमत करती। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुलाजमा ने जवाब दिया। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, सब लोग बाहर लान में बैठे हैं और चाय के लिए आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों मुलाजमा के साथ बाहर आ गई। लान में गार्डन चेयर बिछी हुई थी और उनके तमाम साथी वहाँ मौजूद थे। छोटी में तो ऊपर चाय के बर्तन आरासा थे और मलिक फरीद का एक मुलाजम कपों में चाय उंडेल रहा था। समीना और शाहपरी को देखकर शायद चौंके बगैर ना रह सका। समीना उस कबायली लिबास में पहले से कहीं ज्यादा असील लग रही थी। वो दोनों भी खाली कुर्सियों पर बैठ गई। मुलाजम ने एक कप उनके हाथों में थमा दिया। समीना बड़ी दिलचस्प नजरों से कप को देख रही थी। बड़ा खूबसूरत और कीमती कप था। चाय भी बड़ी खुश जायका थी। चाय के साथ साथ बातें भी होती रही। मुंह में गुफ्तगू मलिक फरीदी था जो अचानक काबिल चला गया था। उसकी वापसी 3 दिन बाद होने वाली थी और जाहिर उन्हें 3 दिन इंतजार करना था। शाम का अंधेरा फैलने तक वो लोग लान में ही बैठे रहे, फिर अपने अपने कमरों में आ गए। समीना भी शारिक और नून के साथ उनके कमरे में आ गई थी। अब ये 3 दिन हमारे लिए कियामत भरकर गुजरेंगे, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ सकी कि हाजी ने हमें माल लेने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। हमारा ख्याल था कि माल सरहद के आसपास कहीं मौजूद होगा, लेकिन हम तो अफगानिस्तान के वस्त तक आ गए और अभी तक हमें कुछ पता नहीं कि जाना कहाँ है। हमें बताया गया था कि मलिक फरीद माल हमारे हवाले करेगा, मगर मलिक फरीद हमसे मुलाकात करने की बजाय काबुल चला गया। हम 3 दिन तक उसकी वापसी का इंतजार करेंगे, शारिक ने कहा। अगर वो ना आया तो 3 दिन बाद हम वापस चले जाएंगे। अगर वो आ गया तो उसके साथ ये तय किया जाएगा कि हमें क्या करना है। ये सवाल ये पैदा होता है कि हम वापस जाएंगे कैसे। 9 लखे ने कहा। कोई बंदोबस्त किया जाएगा, शारिक ने जवाब दिया। समीना रात 11 बजे के करीब अपने कमरे में आई थी। शाहपरी मौजूद नहीं थी। वो तकरीबन 11:20 पर कमरे में दाखिल हुई। मैं बाबा के कमरे में थी। शाहपरी ने आते ही कहा, बाबा ने फैसला किया है कि हम लोग कल सुबह सवेरे गर्दीज चले जाएंगे। वहाँ मेरा मामू रहता है। तुम लोग मलिक फरीद खान की वापसी का इंतजार नहीं करोगे? समीना ने पूछा। फरीद खान से हमारा कोई काम नहीं है। अपनी बस्ती पर हमला होने के बाद तो हम बुल्ले हमार के साथ यहाँ आ गए थे, शाहपरी ने जवाब दिया। तुम लोग अपनी बस्ती में वापस नहीं जाओगे? समीना ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो बस्ती तो तबाह हो चुकी है, बेशतर मकान जला दिए गए हैं। अब हमारे लिए वहाँ कुछ नहीं। कुछ अरसा गर्दीज में रहेंगे, इसके बाद वापसी का सोचेंगे, शाहपरी ने जवाब दिया। उसके लहजे में उदासी थी। ओ, समीना के मुंह से बेइख्तियार निकला। शाहपरी, क्या ये अफसोस की बात नहीं कि अपने ही अपनों को मार रहे हैं? जब गैर लोग इस मुल्क पर मुसल्लत थे तो यहाँ के सब लोग मुतहिद हो गए थे। रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे अफगानों ने मुतहिद होकर यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आप वापस में लड़ रही हैं। मेरा ख्याल है रूसी फौजियों ने इस मुल्क पर इतनी तबाहकारी नहीं फैलाई होगी जितनी ये खुद फैला रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, शाहपरी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। इक़्तिदार बहुत बुरी चीज है। अफगानिस्तान की तारीख खून से रंगीन है। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं, चंद ही साल पहले की बात है। सरदार दाऊद निज़ार शाह का तख्ता उलटकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। फिर वो भी ज्यादा दिनों तक बरसरे इक़्तिदार नहीं रह सका। उसे मौत के घाट उतारने के बाद हफीजुल्लाह अमीन बरसरे इक़्तिदार आया। फिर तुर्रकीब, बबरत, कारमल और कई लोग आए और अपनी गर्दनें कटवाते गए। इस तरह रूस को मुदाखलत का मौका मिला। अफगानों ने रूस को तो निकाल दिया, लेकिन अब खुद आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे का खून बहाया जा रहा है। इन पहाड़ों का हर पत्थर बेगुनाहों के लहू से सुर्ख हो चुका है, लेकिन इक़्तिदार की अवस नहीं मिटती। पता नहीं ये सिलसिला कहाँ तक जाकर खत्म होगा। वही तो ये सिलसिला खत्म होता नजर नहीं आता, समीना ने उसके खामोश होने पर कहा। लगता तो ऐसे ही है, शाहपरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। महफूज तो कोई जगह भी नहीं, लेकिन बहरहाल हम गर्दीज जा रहे हैं। अगर तुम लोगों का उस तरफ आने का इत्तेफाक हो तो हमारे पास जरूर आना। गर्दीज शहर से चंद मील आगे ओमाज़ई नाम की एक छोटी सी बस्ती है। गर्दीज शहर में ही मलिक तोती खान का पूछोगे तो लोग बता देंगे। ये मेरे मामू का नाम है, बहुत बड़ा मलक है वो। अगर तुम लोग वहाँ होगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग तो फंसे हुए हैं, शाहपरी, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मलिक फरीद से मुलाकात के बाद ही हमारा कोई प्रोग्राम बनेगा। बहरहाल अगर गर्दीज की तरफ आने का मौका मिला तो तुम लोगों से मुलाकात जरूर होगी। वो दोनों देर तक बातें करती रही, फिर सो गई। सुबह 6 बजे शाहपरी ने समीना को जगा दिया। वो लोग जाने के लिए तैयार थे। समीना ने गले लगाकर शाहपरी को रुखसत किया। शारिक और गुल्लहमान वगैरह भी मुल्ला नसीरुद्दीन को रुखसत करने के लिए बाहर आए। वो लोग एक जीप पर रवाना हो गए तो समीना शारिक के साथ उसके कमरे में आ गई। 3 दिन बड़ी बेजारी में गुजरे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मलिक फरीद तीसरे दिन शाम तक आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया।
अलबत्ता रात 10 बजे के करीब उन्हें यह सनसनीखेज इत्तला मिली कि मलिक फरीद को काबिल में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस खबर से उन्हें खलबली सी मच गई। शमीना, शारिक और नून अक्खा सबसे ज्यादा परेशान थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि मलिक फरीद की गिरफ्तारी के बाद वो लोग भी महफूज नहीं रहेंगे। पुलिस कमांडर पहले उनकी ताक में था। मलिक फरीद की वजह से शमीना भी अब तक महफूज थी, लेकिन अब शारिक को यकीन था कि सुबह होता ही या मुमकिन है रात ही को किसी वक्त छापा मारकर इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शारिक गुल रहमान के कमरे में आ गया और देर तक किसी मौजू पर उनसे बातें करता रहा। गुल रहमान भी बेहद परेशान तो उसे भी यह अंदेशा था कि मलिक फरीद की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ शमीना ही को नहीं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शारिक भाई, गुल रहमान उसकी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोला, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, खामोशी से यहाँ से फरार हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? शारिक ने यूं नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है कि हम पुलिस से बचकर निकल सकेंगे। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है, गुल रहमान बोला। मेरी तजवीज ये है कि मैं और तुम तीनों खामोशी से यहाँ से निकल चले। करमाबाद या काबिल का रास्ता इख्तियार करना खतरनाक होगा। हम यहाँ से चरख की तरफ जाएंगे और वहाँ से गर्दीज की तरफ निकल जाएंगे। अगर हालात ने हमारा साथ दिया तो हम शमाली या जुनूबी वजीरिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। कब चलना होगा? शारिक ने पूछा। अभी और इसी वक्त, गुल रहमान ने जवाब दिया। मलिक फरीद की एक लैंड क्रूजर मौजूद है, तुम अपने साथियों को लेकर हवेली के पिछले गेट पर पहुंच जाओ। मैं गाड़ी लेकर उस तरफ पहुंच जाऊंगा। इस बात का खास ख्याल रखना कि किसी को कानूकार खबर ना होने पाए, मेरे साथियों को भी पता न चले। अब तुम जाओ। शारिक ने उठते हुए कमरे में बैठे हुए दूसरे लोगों की तरह देखा और उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। 9 लका दीवार से टेक लगाए नीम दराज था। उसके चेहरे पर हस्बे मामूल बेजारी नजर आ रही थी। शमीना भी गाँव तकिए पर सर टिकाए लेटी हुई थी। उसने शारिक को कमरे में दाखिल होते देखा और उसके चेहरे के तासरात से उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कोई गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ शारिक, खैरियत? वो झटके से उठकर बैठ गई। गड़बड़ हो गई है। शारिक ने उसके करीब बैठते हुए सरगोशी की। गुल रहमान का कहना है कि मलिक फरीद की गिरफ्तारी के बाद हम लोग भी महफूज नहीं रहे। पुलिस किसी वक्त भी यहाँ छापा मार सकती है, इसलिए हमें वक्त जाया किए बगैर यहाँ से दरदील की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। करती शमीना चौंक सी गई। हाँ, उसका कहना है कि उससे आगे किसी जगह शरद अबूर करके हम पाकिस्तान के इलाके शमाली या जनूबी वजीरिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। शारिक ने कहा। कम चलना होगा? शमीना ने पूछा। अभी और इसी वक्त, शारिक ने जवाब दिया। तुम और 9 लका कमरे से निकलकर हवेली के गेट पर पहुंच जाओ, किसी को पता ना चले, मैं अभी आ रहा हूँ। 9 लका भी उनकी बातें सुन रहा था। वो भी एक झटके से उठकर बैठ गया। अब एक नया झगड़ा, वो बुड़बुड़ाया। लगता है हम जिंदा पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेंगे। पहुंच जाएंगे, शारिक बोला। अब तुम लोग यहाँ से निकल चलो। शमीना और 9 लका उठकर कमरे से बाहर निकल आए और फिर लाइदारियों में घूमते हुए मकान के पिछली तरफ आ गए। उस तरफ दरख्तों की बहुतायत थी और एक पुख्ता सड़क दरख्तों के बीच में से होती हुई हवेली के पिछले गेट तक चली गई थी। वो दोनों दरख्तों के दरमियान तारीकी का सहारा लेते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगे। उस गेट के करीब 2 गैराज थे। एक गैराज के सामने सफेद रंग की एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। वो दोनों गेट के करीब एक तारीक गोशे में दुबक कर खड़े हो गए। उस गेट पर कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ अगले गेट पर एक मुहाफिज खड़ा था और जाहिर है वो अपना गेट छोड़कर किसी और तरफ नहीं जा सकता था। वो दोनों बेइसुरत खड़े तारीकी में घूमते रहे। तकरीबन 5 मिनट बाद दरख्तों में एक साया सा मुतहर्रिक नजर आया। करीब पहुंचकर वो लैंड क्रूजर की तरफ मुड़ गया। शमीना ने उसकी चाल से अंदाजा लगाया कि वो शारिक नहीं था। वो शख्स लैंड क्रूजर के करीब पहुंचकर रुक गया। चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर बड़ी एहतियात से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उसके तकरीबन 2 मिनट बाद एक और साया दरख्तों में हरकत करता हुआ नजर आया। वो शारिक था। वो चंद गज दूर ही एक दरख्त की ओट में रुक गया। दूसरे लम्हे उसकी सरगोशी सुनाई दी। वो शमीना को पुकार रहा था। मैं यहाँ हूँ शारिक। शमीना ने भी सरगोशी में जवाब दिया। शारिक दरख्त की ओट से निकलकर उनके करीब पहुंच गया। गुल रहमान नहीं आया? शारिक ने सरगोशी में पूछा। थोड़ी देर पहले एक आदमी इस गाड़ी में बैठा है। शमीना ने सफेद लैंड क्रूजर की तरफ इशारा किया। शारिक उस तरफ देखने लगा और ठीक उसी लम्हे गाड़ी की तरफ से गुल रहमान की सरगोशी सुनाई दी। वो तीनों तेज तेज कदम उठाते हुए गाड़ी के करीब पहुंच गए। गुल रहमान दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। तुम लोग गाड़ी में बैठो, फिर गेट खोलकर आता हूँ, गुल रहमान ने सरगोशी में कहा और दबे कदमों हवेली के गेट की तरफ बढ़ने लगा। शारिक आगे ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। शमीना और उन्होंने तो पिछली सीट पर चले गए। सीटों के दरमियान लकड़ी की एक पेटी और 4-5 क्लासिन को राइफलें रखी हुई थी। एक गठरी में कुछ और भी बंधा हुआ था। तभी में 2 मिनट बाद गुल रहमान गेट खोलकर वापस आ गया। वो गाड़ी के दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि हवेली के सामने वाले हिस्से की तरफ से पहले शोर और फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। ओह, गुल रहमान भी चल पड़ा। मेरा ख्याल है पुलिस ने हवेली पर रेड कर दिया है। मलिक फरीद के आदमी ने मुदाहमत की होगी, जिस पर फायरिंग शुरू हो गई। उसने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और गियर में डालकर गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है वो लोग हवेली को पिछली तरह से भी घेरने की कोशिश करेंगे। पीछे रखी हुई राइफलें लोड है। एक एक मुथाल और किसी भी हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो।
लैंड क्रूजर जैसे ही गेट से बाहर निकली, दाईं तरफ से पुलिस की एक जीप आती हुई नजर आई। शारिक ने राइफल की नाल खिड़की से निकालकर ट्रैगर दबा दिया। फिजा में तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी, उसके साथ ही एक इंसानी चीख भी सुनाई दी। जीप का एक हेडलैम्प भी टूट गया था। जीप की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन लैंड क्रूजर इसी दौरान सामने वाली गली में दाखिल हो चुकी थी, इसलिए वो लोग पुलिस की गोलियों से महफूज ही रहे। बुल्लेमान ने गाड़ी बाईं तरफ एक और गली में मोड़ ली और ठीक उसी वक्त पुलिस की जीप पिछली गली में घूमी थी। शमीना और नौलत ने बैक फायर खोल दिया, लेकिन इनकी गोलियां भी जाया गई। बुल्लेमान बड़ी तेजी से लैंड क्रूजर को मुख्तलिफ गलियों में घुमाता रहा। पुलिस की जीप इनके ताकों में लगी हुई थी। बुल्लेमान शारिद उसकी तरफ देखते हुए कहा, पुलिस जीप में वायरलेस जरूर होगा। अगर उन्होंने दूसरी पुलिस पार्टियों को हमारे बारे में इतला दे दी तो हम बड़ी आसानी से घेरे में आ जाएंगे। हाँ, ये खतरा तो है, गुलरहमान ने जवाब दिया। अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम करके मुझे उतार दो। पुलिस की जीप जैसे ही इस मोड़ पर पहुंचेगी मैं इनसे निमट लूंगा। तुम कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक लेना, शारिक ने कहा। खुदकशी का इरादा है? गुलरहमान उसे पूरा। ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, शारिक ने जवाब दिया। बहरहाल अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम कर देना। 2-3 मिनट बाद गुलरहमान ने अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। शारिद ने बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोलकर नीचे छलांग लगा दी। गाड़ी की रफ्तार फिर तेज हो गई। शारिद ने संभल कर एक लम्हे को इधर उधर देखा और बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ एक दीवार की आड़ में खड़ा हो गया और जाकर पिछली गली में देखने लगा। और ठीक 1 मिनट बाद पुलिस की जीप तेज रफ्तारी से आती हुई दिखाई दी। उसका सिर्फ एक हेडलैम्प रोशन था और यही उस जीप की निशानी थी। दूसरा हेडलैम्प उनकी गोलियों से टूट गया था। शारिक राइफल संभाल कर तैयार हो गया। उसकी नजरें जीप के इंजन की आवाज पर लगी हुई थी और चंद सेकंड बाद पुलिस की जीप मोड़ घूमकर सामने आई। जीप में ड्राइवर के अलावा 3 आदमी और थे। उनमें 2 खड़े थे जो राइफलें संभाले फायरिंग कर रहे थे। तीसरा पिछली तरफ रुक किए बैठा था, वो भी फायरिंग के लिए तैयार था। शारिक ने राइफल सीधी कर ली और पुलिस जीप जैसी उसके सामने आई, इसने फायर खोल दिया। फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। खड़े हुए पुलिस वालों में से एक चीखता हुआ गिर गया। दूसरी गोली ड्राइवर की खोपड़ी में लगी। जीप बेकाबू होकर तेज रफ्तारी से लड़खड़ाती हुई सड़क के दाईं तरफ दीवार से टकराकर उलट गई। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही चीखों की आवाज भी सुनाई थी। शारिक जीप और पुलिस वालों को आश्चर्य देख वहां रुका नहीं, वो तेजी से आगे दौड़ता चला गया। कुछ ही देर बाद उसे गाड़ी की सुर्ख अकबी बत्तियां दिखाई दी जो तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो कोई गाड़ी थी जो रिवर्स में आ रही थी। वो गाड़ी ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट के साथ शारिक के करीब रुक गई। वो लैंड क्रूजर थी। शारिक ने दूर कर अगली सीट का दरवाजा खोला और उछलकर सीट पर बैठ गया। वो पूरी तरह संभल भी ना पाया था कि लैंड क्रूजर एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी और बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, वो लेमान उसकी तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो तुम्हें देख लेते और फायर खोल देते तो? उन्हें इसका मौका ही नहीं मिला। शारिक ने उसकी बात काट दी। जीप जैसी मोड़ घूमी, मैंने फायर खोल दिया। एक गोली ड्राइवर के सर में लगी थी। जीप बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। मेरा ख्याल है उनमें से कोई भी बचा नहीं होगा। अगर कोई बच भी गया होगा तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा होगा। लेकिन हम खतरे से अब भी बाहर नहीं निकले। गुल्लेमान ने गाड़ी को एक और सड़क पर मोड़ते हुए कहा, कुछ ही देर में शहर को सील कर दिया जाएगा। हमें जल्द से जल्द शहर की हदूद से निकल जाना होगा। मेरा ख्याल है मैं बड़ी सड़कों पर आने की बजाय छोटे रास्तों पर रहना चाहिए ताकि पुलिस की किसी और पार्टी के तसादुम से बचे रहें, शारिक बोला। वही तो कोशिश कर रहा हूँ, गुल्लेमान ने कहते हुए गाड़ी एक और गली में घुमा दी। इस तरह वो गलियों ही गलियों में होते हुए शहर के नवाई इलाके में पहुंच गए। ये कच्चा रास्ता था। इस तरफ आमतौर पर दिन में भी ट्रैफिक कम ही रहता था और आधी रात के वक्त तो किसी किस्म के ट्रैफिक का सवार ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने इस रास्ते पर थोड़ा ही फासला तय किया था कि सामने काफी दूर सड़क के ऐन वस में एक सुर्ख रोशनी दिखाई दी। वो गालबन सुर्ख टार्च थी जिससे उन्हें रुकने का इशारा किया जा रहा था और वही हुआ जिसका अंदेशा था। बुल्लेमान बोला, इस रास्ते की भी नाकाबंदी की गई है। शारिक चौंक गया। गाड़ी के हेडलैम्प की रोशनी में अब 2 पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। दोनों भी हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। उन्हीं में से एक के हाथ में सुर्ख रोशनी वाली टार्च भी थी जिसे हरकत देते हुए वो रुकने का इशारा कर रहा था। सड़क के किनारे पर एक जीप खड़ी थी। एक पुलिस वाला जीप में स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। शमीना, नौलखा, होशियार, शारिक ने पीछे मुर्दा रूम की तरफ देखते हुए कहा। फिर गुलरहमान की तरफ देखते हुए बोला, जीप की रफ्तार इस तरह आहिस्ता कर लेना जैसे रोक रहे हो, लेकिन जैसे ही फायरिंग शुरू हो रफ्तार एकदम तेज कर देना। गुलरहमान ने गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी। शारिक राइफल संभाले गहरी नजरों से देखने लगा। वो ये देखना चाहता था कि सड़क के दाईं बाईं कोई और पुलिस वाले तो नहीं थे, लेकिन जहां तक हेडलैम्प्स की रोशनी काम कर रही थी वहां तक और कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वही 3 थे जो रोशनी की जद में थे। करीब पहुंचकर गाड़ी की रफ्तार मजीद कम हो गई। एक पुलिस वाला अब टार्च वाला हाथ ऊपर उठाकर रुकने का इशारा कर रहा था। दूसरा राइफल ताने तैयार खड़ा था। शारिक ने राइफल की नाल खिड़की से बाहर निकाल ली और ट्रैगर दबा दिया। वीराना फायरिंग से गूंज उठा। सबसे पहले वो पुलिस वाला निशाना बना था।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।